So the next chapter is Newton's laws of motion. सब लोग लिखो नेम, Newton's laws of motion. फर्स्ट चैप्टर हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में, है ना। अब उन पर कुछ लॉज हैं जो न्यूटन ने दिए थे, है ना। न्यूटन साइंटिस्ट, सबको नाम पता है न्यूटन का, है ना। उन्होंने मोशन के कुछ लॉज दिए थे, वो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, है ना। ठीक है। सो सबसे पहले मोशन क्यों होता है इसको डिस्कस करते हैं। कोई पार्टिकल इस रेस्ट से मोशन में आ जाता है या मोशन से रेस्ट पर आ जाता है, दोनों चीज किस वजह से? सर फोर्स लगने से ऐसा पॉसिबल है? किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाओगे तो रेस्ट से मोशन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। समझ में आया क्या? सो सबसे पहले फोर्स को समझते हैं, फोर्स पढ़ते हैं सबसे पहले। तो ये तीनों लॉ फोर्स पर डिपेंडेंट है। ये तीनों न्यूटन्स के टोटल 3 लॉज है ऑन द मोशन, तीनों लॉज फोर्स पर ही डिपेंडेंट है। समझ में आया क्या? वाई डिपेंड ऑन फोर्स? बिकॉज फोर्स से ही तो मोशन होता है। क्या विदाउट फोर्स मोशन हो सकता है क्या? नहीं, उसको मैजिक बोलेंगे, वो होता ही नहीं। जो भी होता है सब फिजिक्स। समझ में आया क्या? हाँ। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में? फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, सबसे पहले वो पढ़ेंगे, तभी हमें फोर्स अच्छे समझ में आएगा। फोर्स के कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं, कोई बताएगा? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर force can change the force can bring an object in motion to rest. Force can bring an object from rest to motion. Sir, it can change the speed of an object. It can change the direction of an object. Yes, and it can also change the shape of an object. Shape को भी तो change कर सकता है। मैं बोलूं? हाँ तो बोलो। स्पीड भी चेंज कर देगा ना? यस। हाँ सर। ठीक है। सो ये इफेक्ट ऑफ फोर्सेस होते हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूँ। देखो, फोर्स को डिफाइन करने से पहले, फोर्स को समझने से पहले हम इसके इफेक्ट ऑफ फोर्स समझते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसको हम फोर्स लगाते हैं, मोशन में आ जाता है ना। उसको वापस से रोकना है तो ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक मींस फोर्स ही तो लगाते हैं हम, है ना। तो वो फिर से रेस्ट पर आ जाता है। मतलब स्पीड बढ़ानी हो, स्पीड कम करनी हो, अगर मान लो ऑब्जेक्ट अभी सीधे सीधे चल रहा है, उसको डायरेक्शन चेंज करनी है उसकी, तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे मान लो एक पार्टिकल है, वैसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, उसको यहाँ से चलने के बाद ऐसे घुमाना है, तो इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा तो इधर घूम जाएगा। इस तरफ फोर्स लगाओगे तो इधर घूम जाएगा। वो सीधे जा रहा था, अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो इधर घूम जाएगा। अगर मैं फोर्स इधर लगाऊंगा तो वो ऐसे जाके ऐसे घूम जाएगा। समझ में आया क्या? तो डायरेक्शन चेंज करनी तो भी क्या लगाना पड़ेगा? यस सर। फोर्स। आया समझ में? फोर्स। यस सर। सब लोग लेमन जूस पीते हो? लेमन का जूस कैसे निकलता है? उसको हम फोर्स लगाते हैं, स्क्वीज करते हैं, शेप चेंज करते हैं, उससे जूस बाहर आ जाता है ना। हाँ सर। तो वो भी फोर्स से होता है। सो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट आल्सो। फोर्स से ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो जाता है। समझ में आया क्या? ये सारे इफेक्ट ऑफ फोर्स। हाँ। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इफेक्ट ऑफ फोर्स वी विल डिफाइन फोर्स। यस सर। एक्चुअल में फोर्स कैसे लगाते हैं हम? कोई ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करके ही तो लगाते हैं फोर्स, है ना। या तो उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं। फोर्स इज ए पुश और पुल, है ना, जो कि ऑब्जेक्ट की रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट से मोशन में ले आता है, या मोशन में है तो मोशन से रेस्ट में ले आता है, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, या उसकी शेप चेंज कर देता है। समझ में आया? ये सारे इफेक्ट कैसे आते हैं? पुश और पुल से, फोर्स की वजह से। फोर्स कैसे लगता है? पुश या पुल? समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। सेम वही पॉइंट से जो तुमने बोले वो हम लिख लेते हैं एक बार। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ठीक है। सो फर्स्ट इफेक्ट, a force can move a stationary body. स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है ना।
A force can stop a moving body. Moving body को रोक भी सकता है. समझ में आया? Yes, sir. A force can change the speed. Yes, sir. A force can change the speed of a moving body. स्पीड को चेंज करना मतलब बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है. Then direction. A force can change the direction of moving body. हमने यहाँ पे वेलोसिटी की बात नहीं की. एक्चुअल में वेलोसिटी में क्या होता है? दोनों होता है. मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है. तो आप स्पीड चेंज करो या डायरेक्शन, दोनों में से कुछ भी चेंज करो, वेलोसिटी चेंज होगी. सही है ना? हाँ सर होगी. आप स्पीड चेंज करो या डायरेक्शन चेंज करो, दोनों या दोनों Yes, चेंज sir. कर दो, दोनों के लिए फोर्स चाहिए. तो फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी. बात एक ही है. हमने दोनों पॉइंट में वेलोसिटी तो लिखा है. स्पीड चेंज करना मतलब वेलोसिटी को चेंज करना. डायरेक्शन चेंज हाँ, करना इज आल्सो मींस वेलोसिटी को चेंज करना. डायरेक्शन चेंज करने से स्पीड चेंज नहीं होती, बट वेलोसिटी तो चेंज हो जाती है. बिकॉज स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है. बट वेलोसिटी sir. वेक्टर क्वांटिटी. डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाती है. बताया था ना मैंने? हाँ सर. हाँ, Yes sir. Yes आया sir. समझ में? हाँ सर. So a force can change the direction of a moving body. And हाँ last सर बताया point, था. Yes sir. a force can change the shape and size of body. Shape and size of body. ठीक है. अब on the basis of these effect of force हम Yes sir. फोर्स को डिफाइन करेंगे. सो फोर्स क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं. बेसिकली इट इज ए पुल और पुश. Yes sir. इट इज ए पुश और पुल. जिससे क्या होता है? अब मुझे बताओ, क्या जरूरी है कि फोर्स लगने से बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाए, स्टेशनरी बॉडी या मूविंग बॉडी मोशन से रेस्ट में आ जाए, या स्पीड चेंज हो जाए? ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है. नहीं नो सर. सर. जैसे मैं इस वॉल पे फोर्स लगा रहा हूँ, ये मोशन में आ गई क्या? नो सर. नो सर. नहीं आई. तो फोर्स ऐसे नहीं लिखेंगे विद चेंजेस. ऐसे लिखेंगे तो नो सर. सारे केसेस कवर नहीं हो पाएंगे. हर बार थोड़ा ना चेंज होती है वेलोसिटी या स्पीड. समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे? विद चेंजेस और sir. टेंड्स टू चेंज. जो Yes, sir. चेंज करना चाहते हैं, पुश और पुल जो चेंज करना चाहता है, या टेंड्स टू चेंज, ऐसे लिखेंगे. दो उसमें सारे केसेस आ जाएंगे. अब हो या ना हो वो डिपेंड करता है. बट फोर्स का काम तो है टेंड्स टू चेंज या चेंज करना. हाँ समझ में आया? हाँ आया समझ में? Yes sir. So it is Yes, a sir. push or pull Yes sir. which changes or tends to change. क्या क्या चेंज करता है? अभी जो हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स में लिखा है वो लिखना है. स्टेट ऑफ रेस्ट है ना? Yes sir. स्टेट ऑफ State of a रेस्ट. body is ऐसा होता है क्या? हाँ, ऑफ बॉडी और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. मैंने मोशन नहीं लिखा, मैंने लिखा यूनिफॉर्म मोशन. स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है? स्टेट ऑफ मोशन तो उसमें तो डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होगी. स्टेट ऑफ मोशन तो कैसा भी हो सकता है, बॉडी डायरेक्शन भी तो चेंज करते हुए चलती है मोशन में. बट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में तो बॉडी सीधे सीधे चलती है और डायरेक्शन सेम रहती है और स्पीड भी सेम रहती है. यूनिफॉर्म मोशन मतलब Yes, क्या sir. होता था? वेलोसिटी कांस्टेंट है ना? मतलब पार्टिकल ना तो डायरेक्शन हाँ. चेंज करेगा, मतलब सीधे सीधे चलेगा, Yes sir. और स्पीड भी सेम रहेगी. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा यूनिफॉर्म मोशन. अगर इस स्टेट को चेंज करना है, मतलब कोई पार्टिकल अगर सीधे सीधे चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी स्पीड भी चेंज करनी है और डायरेक्शन भी चेंज करनी है. इन मतलब क्या बोलूंगा, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अगर आपको चेंज करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा. समझ में आया?
Yes, sir. आया समझ में? Yes. So motion Yes, के sir. कंपेयर में uniform motion Yes, is sir. more correct. So which changes state of rest of body or state of uniform motion. समझ में आया? है ना? Yes, sir. Yes. ठीक है, इसमें सब आ गया। यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट मतलब नॉन यूनिफॉर्म बनाना है, तो नॉन यूनिफॉर्म कैसे बना सकते हैं? या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो स्पीड का, या डायरेक्शन चेंज कर दो। समझ में आया? सो वो कैसे होगा? पुश और पुल से, उसे ही फोर्स बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म Yes, मोशन sir. और शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is called force. समझ में आया? या फिर ऐसे लिख लो, is defined as Yes, sir. force. है ना? अब देखो, मैंने आपको बताया कि फोर्स चेंज करता है या टेंड्स टू Yes, sir. चेंज करता है। दोनों केस पॉसिबल है। तो अगर बैलेंस्ड फोर्स है, फोर्सेस आर Yes. बैलेंस्ड, तो फिर वो स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर पाएगा। कैसे, कैसा फोर्स होना चाहिए? बैलेंस या sir. अनबैलेंस्ड? कौन सा फोर्स चेंज करेगा? ये सारे इफेक्ट कौन Sir, सा फोर्स balance होना लाएगा? चाहिए। बैलेंस। हाँ, No, बैलेंस लाएगा या नहीं sir, अनबैलेंस लाएगा? unbalanced लगेगा sir. अनबैलेंस लाएगा। समझ में आया? So Sir, there are two unbalanced types लगेगा. of forces. हाँ, there are two types of forces. हाँ sir. Balanced force and unbalanced force. समझ में आया? Yes, sir. So next topic लिखो, Yes, sir. balanced and unbalanced force. Balanced and unbalanced force. Balanced force क्या होंगे? मान लो किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, if a number of forces acting on a body and there is no change on state of rest or state of uniform motion, तो वो फोर्सेस क्या होंगे? मतलब उन सारे फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है बॉडी पर। Balance. समझ में आया क्या? तो उस Sir, balance होंगे. हाँ, उन सबका नेट इफेक्ट हाँ, जीरो आ रहा है, तो वैसे फोर्सेस उनको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। वो सब एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, नेट फोर्स जीरो हो जाता है उस केस में। समझ में आया क्या? सो फर्स्ट हम Yes, sir. किसको डिफाइन करेंगे? Yes, sir. बैलेंस्ड फोर्स। Balanced. Yes. So if a number of forces acting on any object does not change its state of rest or uniform motion, मतलब एक दोनों केस पॉसिबल है। या तो बॉडी रेस्ट पर है, हम फोर्स लगा रहे हैं, वो रेस्ट से हिल ही नहीं रही है, रेस्ट पर ही है कंटिन्यूसली, है ना? आर्यन रुक जाओ, इतनी जल्दी मत रखो, पहले समझो। मैं जब कुछ बोलता हूँ सब पेन वेन छोड़ के सुनना है। समझ में आया? ठीक है। या फिर अगर कोई बॉडी चल रही है स्ट्रेट लाइन में, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है राइट टुवर्ड्स राइट या लेफ्ट, तो जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी में चलती जा रही है, स्पीड भी चेंज नहीं हो रही, 10 मीटर पर सेकंड कंटिन्यू से उसी स्पीड से चल रही है। हम 4-5 फोर्स हमने लगा दिया, ना तो स्पीड चेंज हुई ना डायरेक्शन चेंज हुई, तो कोई इफेक्ट आया क्या? No, नो। sir. उसका यूनिफॉर्म No. मोशन कंटिन्यू है, यूनिफॉर्म मोशन उसका कंटिन्यू है। सो ऐसे फोर्सेस क्या तो क्या बोलेंगे हम? Balanced force. Balanced force. So if a number of forces Balanced acting on any force. object does not change its state of rest or uniform motion, then these forces are called as balanced force. समझ में आया? Yes, sir. State of rest लिखना है और uniform motion. Yes, sir. Then these forces are called as balanced force.
and the sum of all the forces is 0। सभी फोर्स को हम अगर ऐड करेंगे तो सबका नेट इफेक्ट क्या आएगा, नेट फोर्स क्या आएगा, एफ नेट, जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0 मींस इन सबका रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आया क्या? 0। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ सर। ये एक ब्लॉक है, ठीक है। इस पर मैं इधर से एक फोर्स इसे लगा रहा हूँ और एक फोर्स इधर लगा रहा हूँ। मान लो इधर 100 न्यूटन लगा रहा हूँ और एक और फोर्स लगा रहा हूँ 50 न्यूटन। दो फोर्स आगे लग रहे हैं और एक फोर्स पीछे लग रहा है 150 न्यूटन। बताओ ये बॉडी रेस्ट पर है, मान लो, तो रेस्ट पर ही रहेगी या चलने लग जाएगी? सर रेस्ट पे ही रहेगी। हाँ सर, रेस्ट पर रहेगी। नहीं सर, नेट फोर्स क्या है इसमें, नेट फोर्स क्या है इसमें? राइट वाले फोर्स को हम बोलते हैं प्लस, सो 0 150। हाँ राइट में कितने, दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों को प्लस में लिख दो 100 + 50, और लेफ्ट में लग रहा है एक ही फोर्स, उसको माइनस में लिख दो, तो नेट फोर्स आएगा 0। सो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, नेट फोर्स 0। इन द केस ऑफ बैलेंस फोर्स नेट फोर्स इज ऑलवेज 0। सो इन फोर्स को लगाने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, नेट फोर्स तो 0 आ रहा है। समझ में आया क्या? सो फोर्स के जो Yes, इफेक्ट sir. पॉसिबल है वो हो ही नहीं पाएंगे यहाँ पे। बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी। और अगर मान लो ये चल रही होती, ये अगर चल रही होती, जैसे इसको मैं एक एग्जांपल, तो ये रेस्ट वाला था, ठीक है। इसको चलो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। ये एग्जांपल फर्स्ट है, बॉडी एट रेस्ट। सो इसका क्या है, रिजल्ट क्या है? इट विल बी एट रेस्ट, रेस्ट पर ही रहेगी, है ना, बिकॉज फोर्सेज Yes, sir. आर बैलेंस्ड। समझ में आया क्या? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेकंड। हाँ सर। बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब बॉडी, हाँ मतलब बॉडी, ये बॉडी वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहेगी? मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है टुवर्ड्स राइट, इसी डायरेक्शन में जा रही है। समझ में आया क्या? ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। अब मान लो मैंने इस पे फोर्स लगाया, एक इधर 50 न्यूटन आगे, और मान लो पीछे दो लगाए, एक 20 न्यूटन और एक 30 न्यूटन। बताओ नेट फोर्स कितना आएगा? 50 - 20 + 30, 0 आएगा। 0। इस केस में भी नेट फोर्स 0 है, तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ। ये कंटिन्यूसली आगे भी कुछ नहीं सर। So no change. 10 मीटर पर सेकंड से ही चलती रहेगी, ना तो डायरेक्शन चेंज होगी ना मैग्नीट्यूड। समझ में आया क्या? सो क्या इफेक्ट आएगा? इट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन, इट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया, है ना? Yes, सो sir. जो बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहती है, जो बॉडी मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, वो यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहती है। क्यों? क्योंकि फोर्सेस आर बैलेंस्ड। समझ में आया? फोर्स लगने से चेंज नहीं होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स लगने से। तो अगर हमें स्टेट चेंज करनी है, अगर हमें स्टेट चेंज करनी है तो कौन सा फोर्स लगाएंगे, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड? सर अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड लगाएंगे। समझ में आया क्या? हाँ, ये लिखो पूरा, जिसने नहीं लिखा है। हाँ सर। ये सर हो गया। यस सर, डन। हाँ,
सो बॉडी अगर रेस्ट पर हो तो उस पर अगर बैलेंस फोर्स लग रहे हो तो रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर बॉडी पहले से चल रही है और उस पर फिर से बैलेंस फोर्स लग रहे हैं तो वो उतनी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी यही है जो हम पढ़ेंगे बाद में, है ना। न्यूटन ने क्या बोला था फर्स्ट लॉ? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इफ ए बॉडी इज स्टेशनरी इट विल बी स्टेशनरी, मींस इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट, है ना। और इफ ए बॉडी इज मूविंग with some speed in some particular direction then it will be moving with the same speed in the same direction until or unless any external unbalanced force is not applied on it। समझ में आया क्या? कब तक ऐसा होता रहेगा? बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, या बॉडी चल रही तो उतनी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। ऐसा कब तक होता रहेगा? जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए। अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी, और चल रही तो उतनी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, ये हमने समझ लिया है पहले। बोलो डाउट है क्या कुछ? है ना? नो सर। क्योंकि अनबैलेंस फोर्स लगने से ही स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता है। समझ में आया? हाँ, यस सर। बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। समझ में आया? हाँ हाँ। अब अनबैलेंस फोर्स कैसे, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है वो एक बार लिख लेते हैं। अनबैलेंस फोर्स जो नाम से समझो, जो बैलेंस ना हो पाए। समझ में आया? तो इनका कुछ ना कुछ नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा किसी डायरेक्शन में, तो जिस भी डायरेक्शन में आएगा उस डायरेक्शन में इफेक्ट आएगा। उस डायरेक्शन में या तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में इसका इफेक्ट आ रहा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, मतलब स्पीड कम हो जाएगी, है ना। और डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है डिपेंड अपॉन द किस तरफ फोर्स लग रहा है। आया समझ में? ठीक है। यस सर। सो इसमें हमने क्या लिखा था? इफ ए नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, इसमें क्या लिखेंगे सर? डज नॉट चेंज नहीं लिखेंगे, सिर्फ चेंज लिखेंगे। यहीं से ले लेते हैं। If a number of forces acting on any object changes its state of rest or uniform motion, then these forces are called as unbalanced force, है ना। And the sum of all the forces is non-zero। इस केस में क्या होगा? नॉन जीरो होगा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, यस ये बॉडी मान लो रेस्ट पर है, इस पर इधर मान लो 100 न्यूटन लगा और इधर 50 न्यूटन लगा, तो इस तरफ ये मोशन में चलने लग जाएगी, है ना। और इसी तरफ इसकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी। समझ में आया? सर यस हाँ बोलो। यस सर। तो इस केस में नेट फोर्स क्या है? हाँ बोलो। सर इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, सर उसके बीच में इतना स्पेस क्यों है? कोई वर्ड डालना है? नहीं नहीं, कुछ नहीं डालना है, वहां पे जगह हो गई है क्योंकि हमने हटाया ना, डज नॉट को हटाया, इसलिए जगह हो गई। ओ सर ओके सर। इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, देन दिस फोर्सेस आर कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्स। समझ में आया? यस सर। एंड द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस यस सर। इन दिस केस इज नॉन जीरो। नॉन जीरो क्यों बताओ? इसमें कितना नेट फोर्स? राइट की तरफ प्लस में होता है, लेफ्ट की तरफ माइनस में, तो 100 माइनस 50 इज 50, राइट। तो प्लस में। अब इस फोर्स से इस 50 बॉडी में right। एक्सेलेरेशन आएगा। फोर्स से बॉडी में एक्सेलेरेशन आता है, एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी हाँ, बढ़ती है या कम होती है। कितना एक्सेलेरेशन आता है वो हम पढ़ेंगे हाँ, न्यूटन्स सर, लॉज में। समझ में आया? हाँ, तो नेट फोर्स राइट हाँ, में लग रहा है तो राइट में बॉडी चलेगी, राइट में इसकी स्पीड बढ़ेगी। नेट फोर्स अगर लेफ्ट में चलता है तो लेफ्ट में बॉडी चलती और लेफ्ट में स्पीड बढ़ती। समझ में आया क्या? लिखो। ओके, नाउ देखो न्यूटन्स लॉज एज नेम सजेस्ट न्यूटन ने दिए थे, बट फोर्स पर उससे भी पहले एक्सपेरिमेंट किए थे गैलीलियो ने। नाम सुना ही होगा आपने गैलीलियो का भी,
है ना। Yes, sir. सो हाँ उन्होंने सर, कुछ गैलीलियो सिंपल का सिंपल है। एक्सपेरिमेंट किए थे, सिंपल है, हम एक बार सुन लेते हैं और लिख लेते हैं, डायग्राम्स बना लेते हैं उनके, ठीक है। फिर वैसे तो मेन इंपॉर्टेंट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना। बट न्यूटन को ये आइडिया गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से ही मिला था, समझ में आया क्या, ये लॉज बनाने का, ठीक है। सो गैलीलियो ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, हाँ सर। गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट। सो उनने दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन लिया, उस पर उन्होंने देखा, एक बॉल को रोल किया, ठीक है, एक बॉल को रोल किया, मान लो यहाँ से ये v की स्पीड से स्टार्ट हुई यहाँ पर, और नीचे आते आते यहाँ पर मान लो स्पीड हो गई v डैश, तो v डैश v से ज्यादा हो गई होगी, इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगी, है ना। फिर उन्होंने देखा, उन्होंने फिर ऊपर ऊपर भेज कर देखा इसको, ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, तो स्पीड ऊपर जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी? सर कम होगी। कम होगी, सर कम घटेगी। हो जाएगी। हाँ। तो उनने ऊपर भेजा मान लो v से, और यहाँ पर हो गई मान लो v डैश, तो उनने देखा जब ऊपर भेजते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, v डैश इज लेस देन v, है ना। फ्रिक्शनलेस प्लेन है सब, जब नीचे भेजा तो स्पीड बढ़ी, हाँ सर। ऊपर भेजा तो कम हुई। तो उनने क्या बोला, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये तो इंक्लाइंड है दोनों, तो इन दोनों के बीच का केस होना चाहिए, इफ द सरफेस इज लाइक दिस हॉरिजॉन्टल, इक्वल। हाँ सर। तो इन दोनों के बीच का केस होना चाहिए, जैसे एक में बढ़ रही है एक में कम हो रही है, तो इनके बीच का केस क्या होगा, ना तो बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए, इक्वल होना समझ में चाहिए। आया? हाँ हाँ। तो उनने क्या बोला, अगर ये हाँ, सर। हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस Yes, सरफेस sir. है, तो ये v से चल रही है, और मान लो बाद में इसकी स्पीड हो गई v डैश, तो फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस ये v डैश इक्वल टू v होना चाहिए, समझ में आया? आया समझ में? मतलब उनने क्या बोला, मूविंग डाउन, कुछ बोल रहे हो शान? हाँ सर, मैं नहीं समझा सर ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला। फिर से सुनो, मूविंग डाउन स्पीड इंक्रीजिंग, मूविंग अप स्पीड डिक्रीजिंग। अब थर्ड केस के ना तो मूविंग डाउन ना मूविंग अप, तो उन्होंने क्या बोला, ना तो स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए ना डिक्रीज होनी चाहिए, समझ में आया क्या? यस सर। तो स्पीड क्या होनी चाहिए फिर, कांस्टेंट, ऐसा समझ में। सो मूविंग डाउन स्पीड इंक्रीजेस, मूविंग अप स्पीड डिक्रीजेस, है ना। मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, यस। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना। मूविंग डाउन स्पीड इंक्रीजेस, Yes, मूविंग sir. अप स्पीड डिक्रीजेस, मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट सर करके बताया। हाँ बोलो। सर मुझे एक डाउट है हाँ बोलो। सर। ये एक्सपेरिमेंट ग्रेविटी का फोर्स भी तो प्रूव करता है ना सर? यस, तो उन्होंने करता है वो ना। कंक्लूजन नीचे स्पीड बढ़ रही है, हाँ नीचे स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, मतलब कोई फोर्स लग रहा है नीचे तभी तो बढ़ रही है, ऊपर जाते हो कि स्पीड कम हो रही है, मतलब नीचे कोई फोर्स लग रहा है तभी तो कम हो रही है, समझ में आया क्या? ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है, ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ऐसे एक और एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट 2, उसके लिए उन्होंने कर्व्ड सरफेस ली,
ये जैसे कर्व्ड सरफेस है, मान लो इस पे से उनने एक बॉल को ऐसे रिलीज किया, फ्रिक्शनलेस सरफेस है भी, तो उनने देखा ये इसकी नीचे तक स्पीड बढ़ती है, फिर ऊपर कम होती है, कम होती है, कम होती है, और ये फाइनली उसी हाइट पर आकर अपने आप रुक जाती है। समझ में आया? ये मान लो हाइट है यस सर। h, तो फाइनली उस तरफ भी उतनी हाइट पर जाके रुक जाएगी। ठीक है, अब मान लो अगर ये सरफेस थोड़ा ऐसी है, इस तरीके, यहां से मैंने रिलीज किया, सेम हाइट h, तो फिर से ये उसी हाइट पर जाके रुकेगी, बट इस बार इसको पहले से ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये वाली जो डिस्टेंस है हाँ। ऊपर जाने के लिए, और ये वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी इस बार। समझ में आया क्या? हाँ सर। आया समझ में? ठीक है, तो उनने क्या बोला, यस सर। बॉडी कब Yes, जाके sir. रुकती है, फाइनली कब जाके रुकती है? जब तक उसको जिस हाइट से रिलीज नहीं किया उस हाइट पे ना पहुंच जाए। समझ में आया क्या? जिस हाइट से फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फिर से अगर हाँ। सरफेस में फ्रिक्शन होगा तो उतने हाइट तक नहीं जाएगी, पहले ही रुक जाएगी। समझ में आया क्या? सरफेस में फ्रिक्शन होगा तो उतनी हाइट तक नहीं जाएगी। मान लो Yes. आपने 10 मीटर की हाइट से छोड़ा तो हो सकता है 9.8 मीटर तक जाए, 9.5 मीटर तक जाए, फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। बट फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो पूरा उतना ही जाएगी ऊपर। समझ में आया? दोनों केस में। अब इसमें दूसरे केस speed- में क्या? यस सर। इसमें स्पीड वेरिएबल होगा ना? स्पीड वेरिएबल है लेकिन हाइट तो सेम है ना। 10 मीटर से हाँ। छोड़ा तो 10 मीटर तक ही जाएगी, पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है। समझ में आया? हाँ बोलो। सर इसमें वो ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगा? Yes. जैसे नीचे आए तो वो ऊपर जा रहा है, इसलिए थोड़ी उसकी स्पीड कम हो जाएगी ग्रेविटी की वजह से, वैसा एक्ट नहीं होगा? उसकी वजह से ही तो हो रहा है सब ये। नीचे क्यों आ रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट? ग्रेविटी की वजह से। समझ में आया? कोई भी ऑब्जेक्ट हमने छोड़ा, नीचे आया, स्पीड बढ़ी, अब बढ़ गई, एकदम से रुक तो नहीं जाएगा। जब तक कम नहीं हो, जब तक जीरो नहीं हो जाती तब तक ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाते वक्त भी स्पीड कम क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। समझ में आया? ठीक है, सो पहले पूरा सुनो। सो उनने क्या किया, उनने फिर कर्वेचर चेंज किया थोड़ा। दूसरे कर्वेचर में भी उनने देखा कि उसी हाइट तक जाती है, बट इस बार बॉल ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। आया समझ में? तो बॉल को चाहे Yes, ज्यादा yes, डिस्टेंस ट्रेवल sir. करना पड़े, बट वो उसी हाइट तक जाएगी, वो उसी हाइट तक जाएगी जिस हाइट से रिलीज किया था। तो उनने क्या बोला कि अगर हम इसको ऐसी सरफेस से रिलीज करें, यहां से मान लो इसको रिलीज करें, तो ये बॉल कंटिन्यूसली चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, जब तक वो सेम हाइट पे ना पहुंच जाए। समझ में आया क्या? Yes, हाँ sir. सर। आया समझ में? रिलीज हाँ, कर दिया इसको यहाँ से, तो अब इसको सेम हाइट तो हमने हाँ, दी नहीं आगे, तो कंटिन्यूसली चलती रहेगी सेम स्पीड से। और फ्रिक्शन तो है ही नहीं। सर मुझे एक सम- डाउट है। हाँ, सर अगर बॉल को धक्का देते वक्त हमने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो उसकी स्पीड चेंज हो गई ना? रिलीज किया है, जिस पॉइंट से रिलीज किया है उसी, जहां उस पॉइंट पे स्पीड जीरो थी, तो फाइनली उसी हाइट पर जाके फिर से स्पीड जीरो हो जाएगी। पुश नहीं करना है उसको। समझ में आया क्या? वरना तो और ऊपर ज्यादा हाइट तक जाएगी ना फिर तो। हाँ सर। ठीक है, सो उनने क्या थर्ड पॉइंट, उन्होंने सेकंड पॉइंट ये बताने के लिए बताया था कि सेम हाइट तक जाने के लिए बॉल ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल करती है। तो अगर दूसरी तरफ से एकदम फ्लैट कर दो तो बॉल को उसी हाइट को अचीव करने के लिए कंटिन्यूसली वो चलती जाएगी। समझ में आया? आया समझ में?
सरफेस कैसी थी सारी, फ्रिक्शनलेस। सो बॉडी, यहीं से न्यूटन ने आइडिया लिया कि बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रही है और अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। अगर बॉडी रुक जाती है मतलब उस पर कोई फोर्स लग रहा है। समझ में आया? यस सर। आया समझ में? सो ये 2 एक्सपेरिमेंट थे जो गैलीलियो ने किए थे, लिख लो। और इसी के बेसिस पे न्यूटन ने लॉ दिए थे, वो भी हम पढ़ेंगे, लिखो इसको। So why it will move continuously with the same speed? Because it will never be able to achieve the same height. अगर हमने किसी हाइट से अचीव किया है तो गैलीलियो ने क्या बोला कि कंटिन्यूसली सेम स्पीड से चलती रहेगी जब तक उसको सेम हाइट अचीव ना हो जाए। तो हाइट तो हमने दी नहीं, अगली साइड कर्वेचर हटा दिया हमने, हॉरिजॉन्टल सरफेस कर दी। सो इट विल मूव कंटिन्यूसली विद द सेम स्पीड, इट विल नॉट स्टॉप। व्हाई? बिकॉज इट विल नेवर अचीव द सेम हाइट अगेन। समझ में आया? यस सर। सो लिख लेते हैं पॉइंट। नो सर, यस सर। The ball will never stop on horizontal surface because it will never be able to reach the same height. It means its speed will remain same and will not decrease. डिक्रीज कब होती? अगर ये हाइट पर जाती और सेम हाइट पे जाती, 0 हो जाती। समझ में आया? समझ में आया क्या? यस सर। So it will have uniform motion on horizontal surface. On horizontal surface कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड ना तो बढ़ेगी ना कम होगी। बढ़ क्यों नहीं बढ़ेगी? क्यों नहीं? क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस बढ़ेगी। क्यों? नीचे जाते हुए बढ़ती है और ऑब्जेक्ट हाइट पे जा ही नहीं पा रहा है तो ना तो कम होगी। तो कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? सो यहाँ से न्यूटन ने फिर आइडिया लिया कि अगर बॉडी पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमेशा चलती रहेगी यूनिफॉर्म मोशन में, कभी नहीं रुकेगी, है ना? बट रियल लाइफ में हम कोई भी चीज थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, रुक जाती है। क्यों? बिकॉज कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स लगता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। या तो सरफेस लगाती है फ्रिक्शन के सरफेस मूविंग बॉडी पर, एयर भी लगाती है। समझ में आया? एयर का फ्रिक्शन आया समझ में? एयर ड्रैग बोलते हैं। सो ये सारे फोर्सेस अनबैलेंस्ड होते हैं। हाँ सर। इस वजह से रुक जाती है। अगर ये नहीं लगे तो कभी नहीं रुकेगी। आया समझ में? लिख लो इसको।